हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में हम जो रीट की पहली यूनिट है बाल विकास का हम अध्ययन कर रहे हैं। और बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और यही विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें जो बालक की सबसे पहली अवस्था है जो गर्भधारण की अवस्था है, गर्भाधान की अवस्था है, जन्म से पूर्व की अवस्था है, उसकी हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें ताकि एक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को आप अच्छे से समझ पाएं। और ये जितने भी टॉपिक विद्यार्थियों शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ये सभी टॉपिक आपके रीट एग्जाम जो आगामी भर्ती है आपकी राजस्थान में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है रीट, उसके अंतर्गत उसको ध्यान में रखते हुए साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और जितने भी भारत के जो स्टेट हैं उन सभी स्टेट में होने वाली जो टेट परीक्षाएं हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, उनमें जितने भी मनोविज्ञान के टॉपिक है वो सभी मेरे द्वारा इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आपको करवाए जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियोज़ को देख सकें। और आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज़ आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है आप जो बेनिफिट है इन वीडियो सीरीज़ का आप बेनिफिट उठा पा रहे हैं। और आपकी तरफ से यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दिया करें। और लगभग जो व्यूवर्स हैं मेरे, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जो भी नए व्यूवर हैं जो मुझे देख पा रहे हैं तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक जो अपना परिवार है इस स्टडी बाय अरुण चैनल का जो परिवार है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरे को एक मनोबल मिले कि हाँ मुझे इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और इतने लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर भी किया करें और लाइक भी कर दिया करें। चलिए तो शुरू करते हैं। बाल विकास जो है अपना मेन टॉपिक चल रहा है और बाल विकास के अंतर्गत बालक की विभिन्न अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। बालक की प्रारंभिक अवस्था जो कि जन्म से पूर्व की अवस्था है, गर्भावस्था, उसकी हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं शैशवावस्था की बात अपन करेंगे। शैशवावस्था यानी कि ऐसा समय जो जन्म के 5-6 वर्ष तक का समय, यानी जन्म हो गया बालक का और जन्म से 5-6 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों, वो शैशवावस्था कहलाता है। तो इसमें विकास बालक का किस किस तरह से होता है, किस तरह से बालक का सामाजिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास कैसे होता है और उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें अपन इसमें करेंगे। साथ ही शैशवावस्था से संबंधित जो विद्वानों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं शैशवावस्था टाइम पीरियड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स नहीं है टाइम। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष तक का बच्चा शिशु कहलाएगा और जैसे ही वो 6ठे वर्ष में प्रवेश करेगा तो वो बालक बन जाएगा या उसकी बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कह सकते। जो मनुष्य के जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो एक तरह से ऋतुओं के परिवर्तन की तरह है। जिस तरह से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, एक ऋतु के बाद ऐसा नहीं है कि अचानक ही दूसरी ऋतु, आज आंखें बंद करके सोए, गर्मी पड़ रही थी और सुबह उठे तो एकदम ठंड पड़ने लगी, सर्दी आ गई, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से ऋतुएं धीरे धीरे परिवर्तित होती है, जैसे अभी का जो मौसम है वो सर्दियों का, जैसे अभी फरवरी चल रहा है और आज फरवरी का जो है लास्ट डे है, 29 फरवरी है आज। आप तक हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट पहुंचे, 2 दिन बाद पहुंचे, लेकिन जो आज लास्ट डे है फरवरी का, तो सर्दी अब जाने पर है, सर्दी अपने जाने पर है और धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो रही है। सुबह शाम की सर्दी है और दोपहर को लगभग धूप रहती है तो गर्मी पड़ती है। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। मार्च में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी, अप्रैल तक और तेज हो जाएगी और मई जून में अपने प्रचंड स्वरूप पे पहुंच जाएगी गर्मी। ठीक है, तो जिस तरह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है धीरे धीरे, उसी तरह से मानव का जीवन जो है और उसके विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें भी जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर एक सामान्य वर्गीकरण है जो हम देख रहे हैं कि जन्म से 5 वर्ष तक का टाइम है वो क्या कहलाता है, शैशवावस्था कहलाता है। आप इसको 5 से 6 या 7 वर्ष भी कर सकते हो, है ना। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है विद्यार्थियों, शैशवावस्था कहलाती है। अब इसके कुछ नाम हैं और कुछ विशेषताएं हैं, इनमें से प्रश्न पढ़ते हैं। जितने भी टेट एग्जाम है राज्य स्तर पर, जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है, चाहे किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, साथ ही अपने राजस्थान के अंदर जो रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें भी इन अवस्थाओं के नामों में से और इन विशेषताओं में से मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए शैशवावस्था की अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, और शैशवावस्था की जो नाम और विशेषताएं हैं उनका हम एक एक करके जो है इसको समझते हैं। देखिए शैशवावस्था को विद्यार्थियों स्वार्थ की अवस्था कहते हैं। स्वार्थ यानी सेल्फिश नेचर। ऐसा पाया जाता है कि जो छोटा बच्चा है, शिशु है, वो स्वार्थी होता है। क्यों होता है? आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई शिशु है, जो गोद में बच्चा 1-2-3 साल का बच्चा है, आप उसको कोई टॉफी या चॉकलेट देंगे तो अगर आपके पास 5 है चॉकलेट तो पांचों की पांचों रख लेगा और किसी को देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी है। वो अवस्था ही ऐसी है जब वो केवल अपने बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? वो केवल अपने बारे में सोच रहा है। उसका जो केंद्र है वो कहाँ है? स्व केंद्रित है, यानी खुद के ऊपर केंद्र है। उसको जो है अपने पेट भरने से मतलब है, औरों से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उस बालक का इस अवस्था में नैतिक विकास नहीं हुआ है, उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ है, उसे अभी संबंधों का पता नहीं है कि ये मेरे माता पिता है या ये मेरा बहन भाई है, इसको भी मुझे ये चीज़ देनी चाहिए, मुझे बांट के खाना चाहिए। तो इस तरह की जो नैतिक बातें हैं वो उस शिशु को पता नहीं है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वार्थ की अवस्था कहते हैं। बच्चा केवल अपने ऊपर केंद्रित रहता है। इसको पाश्विक अवस्था भी कहते हैं, पशु की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि
बच्चा जो है विद्यार्थियों इस अवस्था के अंदर पशु की प्रवृत्ति में होता है, किसी को भी छीन लेगा, झपट लेगा, है छोटा बच्चा है तो उसको झपट लेगा, उसके ऊपर हाथ मार देगा, अपने पापा मम्मी के थप्पड़ लगा देगा। तो कैसी अवस्था है ये अवस्था पाशविक प्रवृत्ति की अवस्था है, यानी पशु तुल्य व्यवहार करता है बालक। लेकिन बाद में धीरे धीरे शिक्षा जब वो प्राप्त करता है, जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसका व्यवहार जो है वो परिमार्जित होता है, और परिमार्जित होकर के शुद्ध रूप से उसका नैतिक और चारित्रिक विकास होता है, और साथ ही उसका सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है उस बच्चे का। तब जाकर के वो जो है परोपकार की भावना उसमें आती है और दूसरों के भले के लिए वो काम करना सीखता है। तो सीखता है वो इस वातावरण में रह करके, जन्म से नहीं है, जन्म से उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आती है, उसको सीखना पड़ता है। वो व्यवहार करता है, उसके माता पिता के व्यवहार को देखता है, अपने दादा दादी के, अपने पड़ोसियों के, अपने साथियों के व्यवहार को देखता है, और व्यवहार को देख करके वो सीखता है। समझ रहे हो? लर्निंग बाय डू, यानी करके सीखता है, पहले देखता है और देखने के बाद में खुद उस व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तब वो व्यवहार करना सीखता है विद्यार्थियों। लेकिन जन्म के समय और शैशवावस्था का जो टाइम है विद्यार्थियों, इसमें बालक का केंद्र जो है वो खुद के ऊपर होता है। वो केवल खुद की पूर्ति करना चाहता है, खुद की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। जिस तरह से एक पशु जो है केवल खुद के बारे में सोचता है, केवल खुद के पेट भरने के बारे में सोचता है, उसे औरों से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस अवस्था को स्वार्थी अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आत्म प्रेम की अवस्था। अभी अपन ने बात करी आत्म प्रेम, यानी कि खुद से प्यार करता है, खुद से लगाव होता है बच्चे को। भूख लगी है, पेट भरना है, चिल्लाएगा, बिलखेगा, रोएगा। अगर पास में भोजन है तो उसको झपटा मारेगा, किसी से छीन लेगा, अगर उसका साथी बच्चा है तो उससे भी छीनने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो चाहे भूखा मरे उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्म प्रेम है, उसको केवल उसके अंदर पशु प्रवृत्ति है, उसके अंदर पशु के गुण हैं। वो पूर्ण रूप से मानव अभी नहीं बना है, वो भी सीख रहा है, वो व्यवहार करना सीख रहा है, उसका नैतिक विकास अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? आत्म प्रेम की अवस्था कहा जाता है, यानी ऐसी अवस्था जिसके अंदर शिशु स्वयं से प्यार करता है, स्वयं से प्रेम करता है, औरों से कोई मतलब नहीं, बाढ़ में जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कल्पना जगत का भ्रमण। इस अवस्था के अंदर जो है विद्यार्थियों, शिशु जो है वो कल्पनाएं बहुत ज्यादा करता है, परियों की कहानियां, परियों की कल्पनाएं, भूतों की कल्पनाएं, राक्षसों की, इस तरह की चीजें जो वो सुनता है उसी को सीखने का प्रयास करता है, और बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है इस अवस्था के अंदर, बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करता है, और जो भी चीज सुनता है उसको मस्तिष्क में बैठा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क एकदम कोरा कागज होता है, बिल्कुल साफ होता है, उसके पास इतना डाटा नहीं होता, उसके पास इतने आंकड़े नहीं होते, तथ्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, अभी वो सीख रहा है समाज से, वो व्यवहार करना सीख रहा है, वो नाम जान रहा है, वो संज्ञा शब्दों को याद कर रहा है, नई नई चीजों के बारे में जान रहा है। तो ये अवस्था जो होती है विद्यार्थियों, कल्पना की अवस्था होती है, बहुत ज्यादा कल्पनाएं करता है बालक, इसीलिए इसको जो है कल्पना की अवस्था भी कह सकते हो आप। आगे देखिए, इस अवस्था को विद्यार्थियों खतरनाक अवस्था भी कहा गया है। खतरनाक क्यों कहा गया है? क्यों भी खतरनाक क्यों कहा गया है? खतरनाक इसलिए कहा गया है विद्यार्थियों, क्योंकि इस समय के अंदर जो शिशु है उसे अपने अच्छे बुरे के बारे में पता नहीं है। वो अपने को चोटिल भी कर सकता है, अपने को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपने देखा हुआ है छोटा शिशु जो होता है पालने में, या फिर मान लीजिए लेटा हुआ है और जन्म के महीना 2 महीने का शिशु है, तो आप देखेंगे कि वो जो शिशु है वो अपने हाथों से हर चीज को झपटने की और मारने का प्रयास करता है। अगर सामने आप अगर उसके सामने अपना चेहरा कर देंगे तो आपके चेहरे को भी वो नोच लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नैतिक विकास अभी नहीं हुआ है, उसे नहीं पता है कि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया शिशु अपने आप के चेहरे को भी जो है खरोंचे लगा लेता है, खुद के चेहरे के ऊपर भी हाथों को इस तरह से रगड़ लेता है कि उसके जो नाखून है वो उसके चेहरे पर गड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? खतरनाक अवस्था कहते हैं। दूसरा, शिशु यदि मान लीजिए शिशु को आपने अकेला छोड़ दिया, तो वो शिशु हो सकता है पलंग से उतर करके या गिर करके अपने आप को चोटिल कर ले, या फिर हो सकता है कि वो वहां से निकल के कोई ऐसी जगह चला जाए जहां उसको खतरा है। वो हो सकता है कोई बिजली के सामान के वो हाथ लगा ले, या हो सकता है कि उसकी मम्मी खाना बना रही रसोई घर के अंदर और वो जो है बाथरूम में जाकर के किसी पानी के टब में कूद जाए। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, बहुत सी घटनाएं घटी हुई है। तो आपके घर में अगर शिशु है, छोटा बच्चा है, तो आप उसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर बालक को अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता है। उसको अगर आप सांप के सामने बैठा देंगे ना, तो वो सांप को भी पकड़ने की कोशिश करेगा, उसे पता नहीं है कि ये सांप डसता है या डस सकता है, मुझे नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको खतरनाक अवस्था कहते हैं। आगे देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था। विद्यार्थियों, चिंतन यानी सोचने समझने की शक्ति, समस्याओं को हल करने के लिए जो आप तर्क देते हैं, अपने द्वारा विचार प्रस्तुत करते हैं, वही क्या है? वही चिंतन है। उसी को हम चिंतन बोलते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाए तो समस्या को हल करने के लिए जो आप तर्क वितर्क करते हैं, वही क्या है? उस समस्या के समाधान के लिए जो उपाय आप सुझाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम चिंतन कहते हैं। तो अतार्किक चिंतन यानी तर्क नहीं प्रदर्शित कर रहा है, बालक तर्क नहीं दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक शिशु है, उसको आप कहेंगे कि उसको टॉयलेट आ रहा है, और आप उसको कहेंगे कि जा कर ले, यहाँ पे टॉयलेट कर ले, और मान लीजिए पास में कोई कुत्ता गाय खड़ा है, कुत्ता गाय वगैरह कुछ खड़े हैं, तो आप उसको कहेंगे टॉयलेट कर ले, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं, गाय देख रही है, मेरे को तो कुत्ता देख रहा है, मैं कैसे टॉयलेट करूं? तो ये क्या? ये अतार्किक अवस्था है। उसको पता नहीं है कि ये तो पशु है भाई, ये देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये तो पशु है, ये तो बोल नहीं सकते, ये तो मुस्कुरा नहीं सकते, ये कोई मजाक नहीं उड़ा सकते, ये बात उसको मालूम नहीं है। तो ये कैसी अवस्था है? अतार्किक चिंतन की अवस्था है। सूर्य को निकलता हुआ देखता है, फिर कहता है कि ये लो सूरज चाचू आ गए हैं, या फिर चंदा मामा आ गए, बादल आगे आ जाते हैं, कहते हैं चंदा मामा छुप गए। तो ऐसी बातें शिशु करता है। इसका मतलब तर्क की प्रधानता उसके अंदर नहीं है। उसकी सोचने समझने की विवेक शक्ति जो है वो इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो इन चीजों के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में फर्क जो है बता सके। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तर्क की प्रधानता इसके अंदर नहीं होती है। आगे चलते हैं,
शैशवावस्था के जो अन्य नाम है उनकी हम बात करते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का प्रदर्शन। मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति यानी कि शिशु की जो मूल प्रवृत्ति है, कैसी है शिशु की प्रवृत्ति? पाश्विक प्रवृत्ति है। पशु के समान व्यवहार कर रहा है वो, छीना झपटी कर रहा है। कुछ भी मुंह से बोल सकता है वो, जब उसको बोलना आ गया है तो वो कुछ भी मुंह से बोल सकता है। अगर वो गलत सुनता है तो गलत ही बोलता है। और उसकी जो पाश्विक प्रवृत्तियां है, वो हर किसी को मारने झपटने के लिए दौड़ता है, भागता है, गंदा गाली गलौज करता है। ये सब क्या है? ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। यानी मूल रूप से हम कहते हैं ना, जन्म से जो है बालक पशु के समान होता है। तो पशु के समान क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। मान लीजिए आपने वो कहानी सुनी होगी महात्मा जी और बिच्छू वाली, कि महात्मा जी जो है पानी के अंदर हाथ डाल के, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था तो महात्मा जी उसको उठा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, और बिच्छू जो है महात्मा जी के हाथ पे डंक मार देता है। डंक मार देता है और खून निकलता है महात्मा जी का, और वो फिर बिच्छू वापस गिर जाता है पानी के अंदर। फिर महात्मा जी पानी में हाथ डालते हैं, उस बिच्छू को बाहर निकालते हैं और फिर से डंक मारता है। तो बिच्छू की तो प्रवृत्ति है डंक मारने की, तो वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करेगा। उसकी प्रवृत्ति को आप बदल नहीं सकते हैं। इसी तरह से जो बालक है, छोटा शिशु है, उसकी भी मूल प्रवृत्ति पाश्विक है। पशु के समान व्यवहार कर रहा है वो छीना झपटा कर रहा है आपके सामने, थप्पड़ मार सकता है वो अपने माता पिता के, 4 लोग 50 लोगों के सामने थप्पड़ मार सकता है वो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति है। अभी वो शिक्षित नहीं हुआ है, उसमें नैतिक विकास नहीं हुआ है, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है। और यही व्यवहार का प्रदर्शन क्या कहलाएगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहलाएगा उसका। ठीक है? तो ये भी इस जो है अवस्था की क्या है? विशेषता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, बक्की अवस्था। बक्की, चैटर बॉक्स, बकने वाला, अंग्रेजी में कहेंगे चैटर बॉक्स, यानी कि बातूनी अवस्था, बहुत ज्यादा बोलने की अवस्था। इस अवस्था के अंदर विद्यार्थियों शिशु जो है वो कैसा होता है? वो बहुत ज्यादा बोलता है। बक्की अवस्था इसीलिए कहते हैं इसको। वो बहुत जिज्ञासु होता है, वो हर चीजों को, प्रश्नों को करता है, लगातार जो है प्रश्न पे प्रश्न करता है, हर चीजों को जानने का प्रयास करता है, हर चीज का नाम पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको बक्की अवस्था कहते हैं, बकने वाली अवस्था, चैटर बॉक्स स्टेज इसको कहा जाता है। ठीक है? तो ये कुछ शैशवावस्था की विद्यार्थियों विशेषताएं थी। आगे चलते हैं अपन, और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में करके अपन बात कर रहे हैं। हाँ, आगे देखिए आपके सामने अगली विशेषता है विद्यार्थियों, खिलौनों की अवस्था। शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहते हैं क्योंकि बालक जो है इस अवस्था के अंदर खिलौने खेलता है। खिलौनों को उससे उसको बहुत ज्यादा प्रेम होता है। अगर कोई लड़का है और उसको मेले में आप लेके जाएंगे तो वहां से वो कार लेके आएगा, अपने पापा मम्मी के साथ या दादा दादी के साथ जाएगा तो वहां से वो कार खरीद के लेके आएगा, या फिर वो गन जो होती है वो गन लेके आएगा। रुचि के अनुसार है, बालकों की रुचि इन चीजों में होती है। कार है, बैट बॉल है, या फिर आपके मैंने बताया कि कोई गन वगैरह है, इस तरह की चीजें खरीदेगा। लेकिन अगर कोई बालिका शिशु है तो वो जाएगी घर वालों के साथ, और वो क्या गुड्डा गुड़िया लेके आएगी, या फिर चूल्हा चौका, घर का जो सामान होता है वो किट आता है पूरा, सिलेंडर और चूल्हे का तवार, उस बर्तन सब आते हैं उसमें, गिलास, कटोरी, कढ़ाई वगैरह। ठीक है? तो खिलौनों की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो खिलौनों से बहुत ज्यादा खेलता है। आगे देखिए बादशाह की अवस्था। वाह भाई वाह, किंग स्टेज, बादशाह की अवस्था। ये एक ऐसी अवस्था है विद्यार्थी जिसमें बालक अपने आप को बादशाह समझता है। आपने देखा होगा घर के अंदर आपके छोटा बच्चा अगर है, शैशवावस्था का बच्चा कोई है आपके 3 4 5 साल का, तो वो कहीं भी इधर उधर भटक करके आएगा और आकर के घर में आके अपनी मम्मी को या पापा को कहेगा, पापा एक गिलास पानी देना। होता है ना ऐसा? या मम्मी को कहेगा, मम्मी एक गिलास पानी दे दो, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मेरे को पानी पिलाओ, पानी पानी दो मेरे को एक गिलास। या फिर बैठा बैठा हुकूमत करेगा, खाना मेरे को खाना दो, भूख लग रही है, मर रहा हूं मैं, तो बैठा बैठा आदेश देगा आपको। तो बादशाह की अवस्था है, टेंशन फ्री है, और घर वाले उसके लाड प्यार के अंदर उसको ला के देते भी हैं, कभी चलो इस बहाने खा तो रहा है। ठीक है ना? आजकल के बच्चे खाते भी नहीं है, बस कुरकुरे, फिंगर चिप्स ये खिला दो इनको। तो अब रोटी मांगता है बच्चा तो घर वाले खुश होते हैं, यार रोटी मांग रहा है, दो दो इसको, रोटी दो इसको। ठीक है ना? तो बादशाह की अवस्था है, बच्चा अपने आप को बादशाह समझता है, किंग समझता है, राजा समझता है अपने आप को, और आदेश देता है, और घर वाले भी उसके आदेशों की जो है पालना करते हैं और सोचते हैं ठीक है इस बहाने कुछ खा तो रहा है। तो बादशाह की अवस्था है शैशवावस्था। आगे देखिए नैतिकता का अभाव। मैंने अभी भी बताया आपको कि नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव होता है, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, वो कहीं पे भी सूसू कर देगा, नंगा खड़ा हो जाएगा, उसको शर्म भी नहीं आएगी। ठीक है? तो नैतिकता होती नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि शर्म क्या होती है, भाई शर्म शंका क्या होता है उसको पता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। तो यही है नैतिकता का इस अवस्था में क्या होता है? अभाव पाया जाता है। आगे देखिए क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग, संवेग विद्यार्थियों क्या होता है? संवेग का मतलब है कि एकदम से अचानक से जो आप कोई भी क्रिया कर देते हैं, अपना कोई भाव प्रकट कर देते हैं, उसको हम संवेग कहते हैं। संवेग जो शब्द है वो इमोशन से बना है। इमोशन अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, और लैटिन भाषा का शब्द है इमोवेयर, उसी से संवेग बना है। इमोवेयर से इमोशन बना है, और इमोशन का हिंदी अर्थ जो है वो संवेग है, यानी उत्तेजित अवस्था, उथल पुथल, उत्तेजित अवस्था जो है, उत्तेजना की जो अवस्था है उसी को हम संवेग कहते हैं। जैसे भय है, प्रेम है, क्रोध है, पीड़ा है, करुणा है, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? ये संवेग है आपके। आप किसी रोते हुए व्यक्ति को देख करके रोने लगते हैं तो आपके अंदर एक करुणा का संवेग जागृत हो जाता है। किसी के दुख को देख के आप दुखी हो रहे हैं तो करुणा नामक संवेग आपका जागृत हो गया। आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध नामक एक संवेग है आपका, युद्ध क्रोध नामक संवेग के द्वारा आप किसी से लड़ने के लिए उतार हो जाते हैं। तो ये क्षणिक संवेग की अवस्था है। क्षणिक संवेग का मतलब है कि बालक के अंदर क्षणिक रूप से जो है संवेग पैदा होते हैं। क्षणिक रूप से संवेग का मतलब है कि अचानक ही उसके अंदर जो है वो संवेगों का जो है उत्थान होता है। अचानक से बालक तेजी से रोने लगता है, अचानक से चीखने चिल्लाने लगता है, उसको गुस्सा आता है, वो चीजों को टकरे मारता है, वो बर्तनों को फेंकता है। तो ये सब क्या है? यही कहलाते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था। ठीक है? आगे देखिए सीखने का गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड जो है विद्यार्थियों इसको सुनहरा समय सीखने कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो बालक है उसका मस्तिष्क एकदम जो है खाली है। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर शब्द भंडार अभी तक उसका सीमित है, शब्द भंडार है नहीं उसके पास। तो नई नई चीज़ों को वो सीख रहा है, जल्दी जल्दी से जो है वो गेन कर रहा है, नई नई चीज़ों को वो जान रहा है, इसीलिए इसको सीखने का गोल्डन पीरियड कहते हैं। और इस अवस्था के अंदर विद्यार्थियों बालक सीखता है बहुत तेजी से है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो एकदम फ्रेश है, ठीक है ना। उसके पास डेटा है, जो आंकड़े हैं वो कम है, तो वो बहुत तेजी से सीखता है, इसीलिए इसको सीखने का क्या बोलते हैं, इसको सीखने का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अनुकरण की अवस्था। अनुकरण का मतलब है नकल, नकलची होता है बालक इस अवस्था में। आप जो उसके सामने जिस तरह से आप बिहेवियर करेंगे, आप जिस तरह से आप क्रियाएं करेंगे, उन्हीं क्रियाओं को दोहराएगा। आप देखना, आप इस अवस्था के अंदर एक बच्चे के सामने अगर किसी मशीन को आप खोलने की कोशिश करते हैं और मशीन को खोल देते हैं, तो वो बच्चा भी, अगर उसके हाथ में वो औजार आ गए, तो वो भी उस मशीन को खोलने का प्रयास करेगा। घर में आपके कोई पुरानी मशीन है, कोई मिक्सी है, कोई स्टेपलाइजर है, या कोई छोटा खिलौना है, अगर आप उसको पेचकस से खोलने की कोशिश करते हो और बच्चा अगर उसको देख रहा है, तो वो भी आगे थोड़ी देर बाद में, जब आप उसके पास नहीं रहोगे, तो वो उसको खोलने का प्रयास करेगा, यानी वो अनुकरण करेगा इस अवस्था के अंदर। इसीलिए माता पिता के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का भी वो विशेष रूप से अनुकरण करता है। माता पिता जिस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा शैली को बच्चा जो है वो ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो शैशव अवस्था है विद्यार्थियों, ये उसके अनुकरण की अवस्था है, वो अनुकरण कर रहा है, वो नकल करके सीख रहा है, ठीक है। आगे देखिए प्रबल जिज्ञासा की अवस्था। जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, हर चीजों को जानने का प्रयास करता है बालक, ठीक है ना, हर चीजों को जानने के लिए कोशिश करता है और बार बार प्रश्न पूछता है, ये क्या है, ये क्या है। तो जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, वो जानना चाहता है हर चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये विद्यार्थियों कुछ शैशव अवस्था की जो जितनी भी मेरे पास जो अवेलेबल थी, इतने डेटा अवेलेबल थे कि इस अवस्था को क्या क्या कहते हैं, वो सारे मैंने इस पीपीटी के अंदर जो है शामिल कर दिए हैं, ठीक है। तो आप आइयो अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में विद्यार्थियों नोट्स भी बना लिया करो, हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। देखो सही बात बताऊं आपको, आपको इनके नोट्स बना लेने चाहिए। जिस तरह से मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, आपको इनको बैठ के लिखना चाहिए। मैं बोल भी रहा हूँ और साथ में आपको लिखना भी चाहिए। और मैं मुख्य रूप से आपको फिर बताना चाहूंगा कि लिखने से भी ज्यादा विद्यार्थियों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान विषय पूरा का पूरा संकल्पना पर, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप जितना इसको समझ पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, पेपर में आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। शैशव अवस्था की प्रमुख परिभाषाओं की अपन बात करते हैं कि प्रमुख विद्वान जो है उन्होंने शैशव अवस्था की क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो परिभाषाओं की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, पी लूँ क्या? ठीक है, आपने कह दिया तो पी लेते हैं। चलिए देखिए, शैशव अवस्था की परिभाषाओं की अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले आपके सामने है सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं, सिद्धांत है इनका, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है विद्यार्थियों इनका, जिसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं शैशव अवस्था के बारे में? सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष की आयु में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड विद्यार्थियों कहते हैं कि बच्चे को जो भी बनना होता है, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में छाने नहीं रहते। मारवाड़ी में कहावत है कि पूत रा पांव पालने में छाना कौन रहे, ठीक है ना। तो वो बात एकदम यहाँ पर फ्रायड की परिभाषा के अंदर इंगित हो रही है कि बालक को जो भी बनना होता है ना, वो 4-5 वर्ष की आयु में बन जाता है। घर वालों को मालूम चल जाता है 4-5 वर्ष के बालक के क्रियाकलापों से, उसकी बातों से, उसकी सोच से, कि ये बच्चा आगे जाकर भावी जीवन में क्या करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एक परिभाषा और दी है कि शैशव अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। शैशव अवस्था क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है, यानी आगे वो क्या करने वाला है उस सब का आधार जो है, जो बेस जो है, वो क्या है? वो शैशव अवस्था है, ठीक है। तो फ्रायड की 2 परिभाषाएं आपको याद रखनी है कि बालक को, फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष की आयु में बन जाता है, ठीक है। और साथ ही शैशव अवस्था क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है। ये कौन कह रहे हैं? ये सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे सामने आते हैं सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन क्या कहते हैं भाई? सेंट वैलेंटाइन कहते हैं सीखने का आदर्श काल है। क्या कहा है शैशव अवस्था को? वे सेंट वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, ठीक है। सीखने का आदर्श काल क्या है? शैशव अवस्था है। उसके बाद आती है श्रीमती गुडएनफ। गुडएनफ जो है ये क्या कहती है? गुडएनफ कहती है कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास होता है। गुडएनफ कह रही है कि मनुष्य के जीवन में, पूरे जीवन में जितना बुद्धि का विकास होता है ना, उसका आधा जो है वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी 3 साल के बालक में पूरे जीवन भर में जितनी बुद्धि का विकास हो रहा है उससे आधी बुद्धि का विकास हो जाता है। ये कौन कह रही है? श्रीमती गुडएनफ कहती है। ब्रिजेस देखिए क्या कहते हैं। ब्रिजेस नामक मनोवैज्ञानिक जो है शैशव अवस्था के बारे में कह रहे हैं कि 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कह रहे हैं सारे संवेग जो है बालक के, हालांकि हम आगे संवेगों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो विलियम मैकडूगल के जो संवेग और मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो अपन आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ जान लें कि ब्रिजेस कह रहे हैं कि 2 वर्ष की आयु के बालक में सभी संवेगों का विकास होता है, जितने भी संवेग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, आगे शैशव अवस्था को लेकर के परिभाषा जो दी है वो है वॉटसन की। वॉटसन जो व्यवहारवाद के जनक मान जाते हैं, मनोविज्ञान को इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है। क्या कह रहे हैं वॉटसन? वॉटसन कह रहे हैं शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। विकास कैसा होता है? बहुत तेज गति से होता है। कौन सी अवस्था के अंदर? शैशव अवस्था के अंदर। और बिल्कुल सही बात है, बालक का जो मानसिक विकास है, जो शारीरिक विकास है, बहुत तेज गति से बच्चा ग्रोथ करता है। चाहे शारीरिक वृद्धि की बात करें, चाहे उसके मानसिक या बौद्धिक विकास की बात करें, बहुत तेजी से वो विकास करता है। तो ये बात कौन कह रहे हैं?
वॉटसन कह रहे हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं के आने की पूर्ण संभावना है, इन्हीं में से एक परिभाषा आपके आ सकती है परीक्षा में, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना। हर परिभाषा के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको याद रखना है। जैसे वॉटसन तीव्र विकास, वॉटसन तीव्र विकास, ऐसे याद नहीं होगी आपको परिभाषाएं, परिभाषाओं के कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड को पकड़ो। वॉटसन क्या कह रहे हैं, वॉटसन कह रहे हैं तीव्र विकास, तीव्र विकास किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है, तो ऐसे याद होगी आपको कि शैशवावस्था को तीव्र विकास की अवस्था किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं 20वीं सदी जो है बालकों की सदी है, क्योंकि 20वीं सदी के अंदर जो है बच्चों को लेकर के विद्यार्थियों बहुत ज्यादा बात की गई है, मनोवैज्ञानिकों ने जो है बाल विकास के ऊपर महत्वपूर्ण कार्य जो है वो 20वीं सदी के अंदर किए हैं, इसीलिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि 20वीं सदी जो है वो क्या है, बालकों की सदी है, बालकों को लेकर कार्य किया गया है, इसीलिए बालकों की सदी कहलाती है। कौन सी सदी, 20वीं सदी। ठीक है, आगे देखिए एडलर, एडलर क्या कह रहे हैं, एडलर कह रहे हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित कर सकते हैं कि उसका भविष्य में क्या स्थान रहेगा। ये लो, ये सेम परिभाषा आ गई, फ्रायड वाली परिभाषा को जो है वो दोबारा यहाँ पर एडलर ने रिपीट कर दी है विद्यार्थियों। सिगमंड फ्रायड जिनके शिष्य थे एडलर और युंग, आपको पता होना चाहिए मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया निवासी, जिनके शिष्य थे एडलर और युंग, तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से ही प्रभावित थे एडलर और युंग, तो इसीलिए एडलर की परिभाषा जो है वो किससे मैच हो रही है, सिगमंड फ्रायड की परिभाषा से मैच हो रही है। और ये भी क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि शिशु के जन्म के कुछ टाइम बाद ही निश्चित कर सकते हैं कि वो आगे भविष्य में क्या करने वाला है, यानी कि पुत्र पाँव पालने में छाना कौन रहे हैं, पालने में देख करके बता सकते हैं कि बच्चा आगे क्या बनेगा, भविष्यवाणी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो एडलर क्या कह रहे हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ही हम निश्चित कर सकते हैं कि इस बालक का जो है भविष्य में क्या स्थान है, आगे भविष्य में इसका क्या स्थान रहेगा। ठीक है, एडलर की परिभाषा। आगे देखिए आपके सामने जॉन लॉक की परिभाषा, बहुत चर्चित परिभाषा विद्यार्थियों, लगभग पुस्तकों के अंदर ये परिभाषा देखने को मिलती है अपने को। जो जॉन लॉक कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कैसा है, कोरे कागज के समान है, कोरा कागज, और इसको इन्होंने टेबुलर रासा कहा है। ठीक है, कोरा कागज हिंदी में है, टेबुलर रासा आप लैटिन भाषा के अंदर इसको टेबुलर रासा बोलेंगे। तो जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कैसा है, कोरे कागज के समान है, और इस कोरे कागज के ऊपर बालक अपने अनुभवों को लिखता है, जिस तरह से वो समाज में व्यवहार करता है, और उन व्यवहार करने पर उन व्यवहारों को और व्यवहार के द्वारा वो चीजों को सीखता है, और बहुत सी चीजें वो सीखता है और अपने मस्तिष्क पटल पर अंकित कर लेता है। इसी बात को जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क क्या है, कोरे कागज के समान है, जिसके ऊपर ये क्या लिखता है, अपने अनुभवों को लिखता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जॉन लॉक की परिभाषा थी। तो ये जो मुख्य परिभाषाएं हैं सहस्वावस्था से संबंधित, वो सारी परिभाषाएं मैंने इस पीपीटी लेक्चर में शामिल कर दी है। अब अपन सहस्वावस्था में विकास की बात करते हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं कि सहस्वावस्था में किस तरह का विकास होता है। यहाँ पर कोई समझने वाली चीज नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो देखिए सहस्वावस्था में विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकास की, बालक के शरीर में किस तरह से विकास होता है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। इस अवस्था में शिशु का विकास तीव्रता से होता है, ये तो हमें पता है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, बालक का विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से उसकी ग्रोथ होती है, शारीरिक ग्रोथ, साथ ही उसकी मानसिक रूप से भी जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से होती है। बहुत सी चीजें बालक जो है फटाफट सीखने की कोशिश करता है, बहुत जिज्ञासु होता है, हर चीजों को जानने का प्रयास करता है, माता पिता से हर वक्त क्वेश्चन करता है, कोई भी उसको मिल जाएगा तो उससे प्रश्न पूछेगा, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, ये क्या है। ठीक है, तो ये तीव्र विकास की अवस्था है सहस्वावस्था। लंबाई की बात करते हैं विद्यार्थियों कि सहस्वावस्था के अंदर जो बालक शिशु का जो जन्म है, जन्म के समय उस शिशु की लंबाई कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास की अपन बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो बालक शिशु है विद्यार्थियों, उसकी लंबाई 20 से 21 इंच होती है। जन्म के समय जो है बालक शिशु की लंबाई कितनी होती है, 20 से 21 इंच होती है, जबकि बालिका शिशु की जो लंबाई है वो 19 से 19.5 इंच होती है। इसका मतलब जन्म के समय बालिका शिशु बालक शिशु से 1.5 इंच छोटी होती है लंबाई के अंदर। ठीक है, मेन बात ये। वजन की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों को, वजन कितना होता है शिशु का जन्म के समय, तो जन्म के समय विद्यार्थियों शिशु का जो भार है लगभग 7.25 पौंड होता है। एक पौंड के अंदर 400 ग्राम होता है, आपको पता होगा ये, एक पौंड में 400 ग्राम होता है। तो देखिए 7 पौंड 7 चौक 28, यानी कि लगभग 2 किलो 800 850 ग्राम से लेकर 3 साढ़े 3 किलो तक का शिशु होता है। कई शिशु थोड़े वजन में ज्यादा होते हैं, कुछ वजन में कम भी होते हैं, कई 2.5 किलो के भी होते हैं, है ना, 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम तक के भी होते हैं। तो वो तो अलग अलग उसकी परवरिश पे डिपेंड करता है कि बालक की ग्रोथ किस तरह से हुई है। तो औसत अगर हम बात करें तो औसत शिशु का जो भार है, बालक शिशु का विद्यार्थियों भार है, वो लगभग 7.25 पौंड होता है। ठीक है, और बालिका शिशु की बात करें तो उसका भार है 7.13 पौंड। ठीक है, तो बालिका शिशु, इसका मतलब बालिका शिशु बालक शिशु से वजन में क्या होती है, कम होती है जन्म के समय। ठीक है, लंबाई में भी कम होती है जन्म के समय बालिका, और वजन में भी बालिका जो है बालक की तुलना में कम होती है। जन्म के 1 सप्ताह बाद शिशु का वजन घटता है। अच्छा, ये बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बालक का, उस शिशु का जो अंदर उसने वातानुकूलन स्थापित किया है, उसने एक अनुकूलन स्थापित किया है माता के गर्भ के अंदर रह करके, तो जब वो जन्म लेता है, जन्म के बाद बाहर आता है, तो इस एनवायरमेंट के साथ में वो अनुकूलन स्थापित करता है, और अनुकूलन स्थापित करने में उसको टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन। तो इसीलिए पहले सप्ताह के अंदर जन्म के बाद शिशु का वजन क्या होता है, तेजी से घटने लगता है, कम होता है, शिशु कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन उसके बाद में फिर बढ़ने लगता है, और 6 महीने में लगभग वजन का दुगना हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ रहे हो। ये पीपीटी क्या हुआ, क्लोज होगी क्या, 1 मिनट, इसको स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। हाँ, तो बात कर रहे थे कि जन्म के समय विद्यार्थियों शिशु का जो 1 मिनट, हाँ,
तो मैं कह रहा था कि जन्म के समय शिशु का वजन जो है वो तेजी से 1 सप्ताह तक घटता है और अगले सप्ताह से फिर वो वजन तेजी से बढ़ना शुरू होता है और 6 महीने में जाकर के विद्यार्थियों वो वजन क्या होता है, दुगना हो जाता है। दुगना यानी कि शिशु के जन्म के समय जो वजन था, मान लीजिए शिशु के जन्म के समय वो 2 किलो 800 ग्राम का था, तो वो 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा जितना है उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। हाँ, आगे आपके सामने देखिए स्लाइड पर विद्यार्थियों हड्डियों की बात हो रही है कि बालक के जन्म के समय जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 हड्डियां होती है। जब शिशु बालक का जन्म होता है तो 270 हड्डियां पाई जाती है उसके शरीर में और बाल्यावस्था में जाकर के उन हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, बढ़ जाती है क्योंकि नई नई हड्डियां बनने लगती है, हड्डियां बनने लगती है, छोटी 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 विकास होता है उनका, तो इसीलिए वो बढ़ जाती है और 350 हो जाती है। लेकिन वयस्क होने पर कितनी रह जाती है, 206, मात्र 206 रह जाती है। तो बाकी हड्डियां कहाँ जाती है भाई, 350 से 206 कहाँ गई बाकी। तो विद्यार्थियों हड्डियां कम होने का कारण ये है कि छोटी छोटी जो अस्थियां हैं वो आपस में जुड़ करके एक अस्थि बन जाती है, समझ रहे हो, इसीलिए हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और ये हड्डियां जुड़ करके, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ करके एक हड्डी बनती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अस्थिकरण, ये आप याद रखना। इस प्रक्रिया को विद्यार्थियों अस्थिकरण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत छोटी छोटी हड्डियां मिल करके और एक बड़ी हड्डी बनती है। इसी तरह से 350 की संख्या जो है वो 206 पे आ जाती है। ठीक है, तो हड्डियों की संख्या कम रह जाती है। चलिए आगे देखिए, सिर और मस्तिष्क की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों कि जो बालक का जो सिर है, जो मस्तिष्क है, सिर मस्तक, उसका जो भार है विद्यार्थियों कितना होता है, 350 ग्राम होता है। कितना होता है, 350 ग्राम होता है जन्म के समय। हृदय की धड़कन की अपन बात कर रहे हैं तो हृदय की धड़कन विद्यार्थियों जन्म के समय जो है 140 बार प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। छोटे शिशु की हृदय की धड़कन देखना आप यहाँ पर हाथ रख के, आपको मालूम चलेगा बहुत तेजी से धड़कती है वो। क्यों, क्योंकि वो हृदय जो है, हार्ट जो है वो पंप करता है, तेजी से पंप करता है और पंप करके ब्लड को जो है वो साफ करता है। तो 140 बार प्रति मिनट जन्म के कुछ टाइम बाद में फिर धीरे धीरे कम होने लगती है और 120 बार प्रति मिनट हो जाती है। और विद्यार्थियों जब बालक वयस्क हो जाता है तो कितनी रह जाती है, लास्ट में 72 बार प्रति मिनट रह जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मांसपेशियों की कि मांसपेशियां कितनी होती है। मांसपेशियां विद्यार्थियों 23% होती है कुल वजन का। टोटल जितना वजन है शिशु का उसका 23% भाग उसकी मांसपेशियां होती है। बाल्यावस्था में जाकर ये 30% हो जाता है और किशोर अवस्था में जाकर विद्यार्थियों में 45% तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये मांसपेशियों की हमने बात की। आगे देखते हैं अपन दांतों के विकास की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों कि बालक के दांतों का विकास शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिशु में विद्यार्थियों जो दांतों का निर्माण है, दांतों का निर्माण जो है विद्यार्थियों वो गर्भावस्था में ही शुरू होता है। बालक के जन्म से पहले ही 5वें 6ठे महीने के अंदर जब बालक होता है, जन्म से पहले 5वें 6ठे महीने में उसी समय उसके दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है, निर्माण होना शुरू होता है और जन्म के 5-6 माह बाद, जन्म के 5-6 महीने के बाद उसके दांत निकलने लगते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जन्म के 5-6 महीने के बाद उसके दांत निकलने शुरू होते हैं और सबसे पहले उसके निचले जबड़े के दांत आते हैं। सबसे पहले उसके निचले जबड़े के दांत आते हैं और 1 वर्ष में जो है विद्यार्थियों शिशु के जो है 8 दांत आ जाते हैं। 1 साल का जब शिशु होता है तो उसके लगभग 8 दांत आ जाते हैं और जब वो 4 वर्ष का होता है तो उसके दूध के अस्थायी जो दांत है विद्यार्थियों, जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं या उनको अस्थायी दांत बोलते हैं, वो कितने आ जाते हैं, वो लगभग 20 आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष के शिशु के 20 अस्थायी दांत आ जाते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों शैशव अवस्था में मानसिक विकास की कि बालक का मानसिक विकास जो है शैशव अवस्था में किस तरह का होता है। उसको लेकर के जॉन लॉक जो है उनका कथन हमारे सामने है। जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कैसा है, कोरे कागज के समान है। उस पर वो क्या लिखता है, अपने अनुभवों को लिखता है। ठीक है, ये बात जॉन लॉक कह रहे हैं, ये हम पीछे भी परिभाषा पढ़ चुके हैं। हाँ, आगे देखिए, आगे देखिए विद्यार्थियों कि जन्म के पहले सप्ताह में शिशु रोता है। शिशु क्या करता है, रोना चौंकना जैसी क्रियाएं करता है। क्यों, क्योंकि वो वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर रहा है। वो उसको तेजी से कोई आवाज सुनाई देगी तो वो चौंकेगा, एकदम से चौंक के पड़ेगा, वो रोएगा, अपनी बात को कहने के लिए रोएगा। भूखा है प्यासा है तो रो करके प्रदर्शित करेगा वो अपनी भूख प्यास को। तो जन्म के पहले सप्ताह में विद्यार्थियों शिशु रोता है और चौंकने जैसी क्रियाएं करता है। पहले माह की अगर अपन बात करें, पहले महीने में शिशु वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। वस्तुओं, कोई भी वस्तु आप उसको दोगे तो वो उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, झट से उसको पकड़ेगा। कोई भी चीज आप उसको दे दो, चप्पल जूता, चाहे आपके पास कोई खिलौना है या कोई भी वस्तु, पेन है, टॉफी है, उस सबको वो पकड़ने का प्रयास करेगा, उसको आप दोगे जब। दूसरे महीने की बात करते हैं विद्यार्थियों, दूसरे महीने का जो शिशु है वो ध्वनियों की पहचान करना शुरू करता है। वो ध्वनि सुनने लगता है, उसको मम्मी पापा जो भी आप शब्द बोलोगे, उसका नाम लोगे तो वो उसकी तरफ देखेगा, यानी ध्वनियों की पहचान करनी शुरू कर देता है बालक दूसरे महीने के अंदर। और 5-6 महीने का जब विद्यार्थियों शिशु होता है तो वो अपने प्रति किए जाने वाले प्रेम और क्रोध को समझने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5-6 महीने का जब शिशु हो जाता है तो उसको जब आप क्रोध में कोई बात बोलेंगे तो वो उसके प्रति रिएक्ट करेगा। आप अगर उसको गुस्सा, उसके सामने गुस्से का प्रदर्शन अगर आप करेंगे, गुस्से का प्रदर्शन जब आप करेंगे तो उसके प्रति क्या करेगा, उसके प्रति वो कोई ना कोई रिएक्शन देगा। साथ में अगर आप उससे प्रेम से हंस के बात करेंगे तो वो सामने आपको बिल्कुल हंस करके जवाब देगा इसका, यानी कि वो आपके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को समझ रहा है और समझ करके वो अपने भावों को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो बालक क्या करता है इस अवस्था के अंदर, 5-6 महीने की अवस्था में प्रेम और क्रोध को समझता है और उसके अनुसार ही जो है वो रिएक्ट करता है, आपको जवाब देता है। और जब विद्यार्थियों बालक शिशु 1 वर्ष का होता है तो शब्द बोलने लगता है, शब्द बोलने शुरू कर देता है 1 वर्ष का होता है जब, और दूसरों का अनुकरण करने लगता है, नकल करने लगता है दूसरों की। और 5 वर्ष की जब बात करें विद्यार्थियों, 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है
शैशवावस्था जो कि 5-6 वर्ष की अवस्था है, इसमें होने पर विद्यार्थियों बालक जो है वो जटिल शब्द बोलने लगता है, जटिल वाक्य, जो कठिन वाक्य है उनको भी बोलने लग जाता है बालक, यानी बालक के अंदर भाषा का विकास जो है वो लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है 5-6 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो ये शैशवावस्था के अंदर हमने जो शारीरिक विकास होते हैं विद्यार्थियों, उन शारीरिक विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। अब अपन बात कर रहे हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की। संवेग के बारे में विद्यार्थियों हम पहले ही बात कर चुके हैं। संवेग एक उत्तेजना की अवस्था है, एक उत्तेजित अवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य जो है वो अपने भावों को, विचारों को प्रकट करता है। क्रोध रूपी संवेग आपको आ रहा है, मान लीजिए आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया, तो क्रोध आपका हावी हो गया और गुस्से में आप गाली गलौज कर रहे हैं, या आप गलत बोल रहे हैं, या आप बर्तन भांडों को किसी को फेंक रहे हैं, या फिर आप लड़ने पर उतारू हो रहे हैं। यानी कि क्रोध नामक संवेग जब आपके ऊपर हावी हो गया तो आपको अब लड़ाई दिख रही है, आपकी इच्छा होती है कि मैं किसी से जाकर लड़ लूं बस। होता है ना ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी सभी शिक्षक हैं, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। तो शैशवावस्था में विद्यार्थियों क्या होता है कि जो संवेगात्मक विकास है उसकी हम बात कर रहे हैं, और संवेगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि संवेग एक मनुष्य की ऐसी उत्तेजना की अवस्था है जिसके अंदर वो अपने भावों को जो है शारीरिक रूप से प्रकट करता है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका मन करेगा कि बस अब मेरे सामने कोई भी आ जाए तो मैं उसको मार दूं, काट दूं, यानी युद्ध करने की इच्छा आपकी होने लग जाएगी, लड़ाई करने की इच्छा आपकी होने लग जाएगी। मान लीजिए आपके अंदर करुणा नामक संवेग आ गया, करुणा नामक संवेग आ गया तो आप हर किसी को दया की दृष्टि से देखेंगे, आप किसी जरूरतमंद को दया की दृष्टि से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप में करुणा नामक संवेग जो है वो हावी हो गया है। ठीक है ना? तो ये संवेग होते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि संवेगों को लेकर के विद्यार्थियों कुछ परिभाषाएं हैं, और उन परिभाषाओं की अपन बात कर रहे हैं शैशवावस्था के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहली जो परिभाषा है वो आपके सामने है जॉन्स की। और जॉन्स क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों? जॉन्स कह रहे हैं कि 2 वर्ष का शिशु जो है वो सांप से नहीं डरता है। बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था का बालक नहीं समझता कुछ भी, डर का उसमें विकास ही नहीं हुआ है। डर उसके अंदर कहां से आएगा? उसको भय का पता ही नहीं, डर होता क्या है भाई? डर है, डर होता क्या है उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का। तो काल क्या बिगाड़ेगा? बच्चे को पता ही नहीं है कि सांप क्या होता है, उससे उसको क्या डर है, बिच्छू क्या होता है, मतलब ही नहीं उसको। वो तो उसको रस्सी समझेगा, उसके साथ में खेलना लगेगा वो। तो जॉन्स यही कह रहे हैं कि 2 वर्ष का जो शिशु है वो सांप से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ है। भय का विकास तो बाद में होता है, जब हम उसको डराते हैं। जब हम एक शिशु को कहते हैं कि अरे बाहर मत जा, बाहर आबू बैठा है। अभी आबू कौन सा है? मेरे को तो मिला नहीं। ये आबू कौन सा जानवर है, कौन सी बला है ये? मेरे को तो आज तक भैया आबू मिला नहीं। आपको मिला हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाबू नाम का प्राणी आपको कभी मिला है क्या? कभी देखा है क्या आपने इसको, हाबू नाम के प्राणी को? ये हमारा ही बनाया हुआ है, मम्मी पापा का बनाया हुआ है, हमारे दादा दादी का बनाया हुआ है। ठीक है, बच्चे को डराने के लिए बनाया हुआ है। यानी कि भय का विकास करते हैं घर वाले, परिवार वाले, एक बालक के अंदर भय का विकास करते हैं। तो जॉन्स यही कह रहे हैं कि 2 वर्ष का शिशु जो है वो सांप से डरता नहीं है, क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ है। भय का विकास तो हम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए रोज क्या कह रहे हैं, रोज क्या कह रहे हैं संवेगों के बारे में। रोज कह रहे हैं संवेग चेतना की वह अवस्था है, चेतना, चेतन अवस्था। अभी आप मेरे को सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये आपकी चेतन अवस्था है, आपके मस्तिष्क की चेतना की अवस्था है। तो ये कह रहे हैं कि संवेग जो है वो चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक भावों की प्रधानता होती है। रागात्मक भाव समझ रहे हो आप? रागात्मक भाव का मतलब है कि किसी कार्य को करने के पीछे पड़ जाना। ठीक है, तो संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर मनुष्य जो है, उसमें जो संवेग आ गया या जो संवेग उसके ऊपर हावी हो गया, अब वो उस काम को करके ही दम लेगा, अब छोड़ेगा नहीं वो। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो अब आप तोड़-फोड़ मचाएंगे, आप किसी ना किसी से लड़ाई करेंगे, है ना? तो ये संवेग एक ऐसी अवस्था होती है चेतना की जिसमें रागात्मक भाव होते हैं। यानी रागात्मक का मतलब है कि आप उस काम के पीछे ही पड़ गए, आपको वो काम करना ही है। मान लीजिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आज मैं आपको मोटिवेट करता हूँ और बहुत सी बातें अच्छी-अच्छी बताता हूँ मैं आपको, तो आप मोटिवेट हो जाओगे और आप लग जाओगे कि हाँ, बस मुझे तो अब मेहनत करनी है, मुझे तो अब शिक्षक भर्ती में चयन लेना है या कोई भी वैकेंसी है, मेरे को तो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। तो आप में क्या हो जाएगा? आप में रागात्मक भाव आ जाएगा। यानी कि आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप जो है पूरी तरह से एकाग्रचित हो जाओगे और लग जाओगे अपने उस लक्ष्य के पीछे। तो बस संवेग यही है, रॉस यही कह रहे हैं। रॉस कह रहे हैं कि संवेग जो है वो चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसमें रागात्मक भाव होते हैं। यानी कि आप अपने कार्यों को या उन जो आपका लक्ष्य है उसको कुछ क्रियाओं के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। वही क्या है? वही संवेग है। ठीक है, चलिए ब्रिजेज क्या कहते हैं? ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना पैदा होती है। उत्तेजना तो है ही भाई, उत्तेजना ही संवेग है। संवेग क्या है? संवेग एक तरह की उत्तेजना है, उत्तेजित अवस्था है व्यक्ति की संवेग। तो ये कह रहे हैं, ब्रिजेज कह रहे हैं कि जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना पैदा होती है और 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। ये ब्रिजेज कह रहे हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं अपन ने शैशवावस्था के संवेगों के बारे में जानी। आइए आगे चलते हैं। और अब विद्यार्थियों हम पढ़ने जा रहे हैं शैशवावस्था के अंदर सामाजिक विकास की हम बात कर रहे हैं। मक्खियां बड़ी हो रही है, अभी परेशान कर दिया। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, शैशवावस्था में सामाजिक विकास की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक विकास में देखो विद्यार्थियों, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। अच्छा, एक बात विद्यार्थियों ध्यान रखिए, मैं आपको इतनी सारी परिभाषाएं दे रहा हूं तो ये मतलब नहीं है कि आपको ये सारी परिभाषाएं याद करनी है या रटना है इनको, नहीं। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित 5 या 6 परिभाषाएं आप याद करो। विकास अभिवृद्धि अपन पढ़ रहे हैं और विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत मेन विकास अभिवृद्धि की परिभाषाएं थी 4-5, वो आपने याद कर ली।
अब अवस्थाएं पढ़ रहे हैं तो अवस्थाओं की परिभाषाएं 3 या 4 आप याद कर लो बस। ऐसा नहीं है कि हर परिभाषा को रटने बैठ गए, ऐसा नहीं होगा, और हर परिभाषा आती भी नहीं है। ठीक है, तो सहस अवस्था की परिभाषाएं वहां पढ़ चुके हैं। अब ये जो बीच में परिभाषाएं आ रही है, ये आपको रटने के लिए नहीं बैठना है, ठीक है ना, इनको केवल समझना है, और समझने के लिए ही मैंने इनको शामिल किया है। ये नहीं है कि इनको भी आप रटने बैठ जाओ, ठीक है। तो चलो देखो क्या कह रहे हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि बालक के जन्म के समय न तो वो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बिल्कुल सामाजिकता की भावना नहीं होती है। उसको कोई मतलब नहीं है समाज से, परिवार से। उसको तो बस अपनी पूर्ति करनी है, अपना पेट भरना है, अपने तक ही सीमित है बच्चा, इसीलिए तो स्वार्थ की अवस्था है ये। ठीक है, तो इसका मतलब बालक क्या होता है, बालक न तो सामाजिक है, नहीं असामाजिक है वो, पूर्ण रूप से असामाजिक भी नहीं है वो, और पूर्ण रूप से सामाजिक भी नहीं है। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का प्रारंभ उसके परिवार से होता है। बिल्कुल सही बात है। बालक के सामाजिक विकास जो हो रहा है, समाज के साथ जो संबंध है, उनका विकास जो होगा, डेवलपमेंट होगा, वो उसके परिवार से स्टार्ट होगा। उसके वो अपने घर वालों से सीखेगा, और घर वालों के क्रियाकलापों को देख करके जो है बालक में सामाजिक विकास होगा। 2 वर्ष का बालक स्वार्थी होता है, बिल्कुल सही बात है, स्वार्थ से परिपूर्ण होता है, पहले अपन बात कर चुके हैं विद्यार्थियों इसके बारे में। 5 वर्ष का बालक घर के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है, बिल्कुल सही बात है। 5 वर्ष का जो विद्यार्थी है, बालक है, वो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ में बहुत से काम करता है, घर के परिवार के सदस्यों के साथ में मिल करके उनका हाथ बटाता है हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो 5 साल का जो बालक है, वो अपने सदस्यों से कैसा संबंध बना लेता है, गहरा संबंध बना लेता है, और नैतिकता का भी उसमें क्या होने लगता है विद्यार्थियों, विकास होने लगता है। नैतिक विकास उसका होना शुरू होता है। वो दूसरों के लिए, परोपकार के लिए काम करता है, किसी को कष्ट ना पहुंचे ऐसे काम करता है, किसी को गंदा ना बोले ऐसी कोशिश करता है वो। उसकी दादी दादा उसको जो है कहानियां सुनाते हैं नैतिकता की, उन कहानियों को सुन करके उसमें नैतिकता का धीरे धीरे क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सहस्वावस्था के अंदर सामाजिक विकास की अपन बात कर रहे थे। तो ये बच्चों हमने लगभग जो है सहस्वावस्था के अंतर्गत हमने देखिए 3 तरह के विकास की अपन ने बात की थी, 4 तरह के विकास की अपन ने बात कर ली। शारीरिक विकास की अपन ने बात कर ली, मानसिक विकास की हमने बात कर ली, संवेगात्मक विकास की विद्यार्थियों हमने बात कर ली, और अंत में जो है हमने सामाजिक विकास की बात कर ली है। तो ये आपकी सहस्वावस्था से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी मैं आपको करवा चुका हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है और यहाँ तक आपने देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए आप स्टडी बाय अरुण चैनल के साथ में। जो नए व्यूवर्स है, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और साथ में शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए शिक्षा मनोविज्ञान। आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेस्ट विशेष। नमस्कार।